तो स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग आप सभी को और गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज ग्लाइकोलाइसिस का टॉपिक है क्योंकि दो यूनिट्स के पढ़ा दिए गए हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। तो मैंने सोचा कि पहले ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट कर लिया जाए एंड देन क्रेब्स साइकिल भी इसको कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के जस्ट प्रोसेस के बाद ही हमारा क्रेब्स साइकिल होता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्लाइको प्लस लाइसिस, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं यहाँ पे दे रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखा है नोट्स लेकर आई हूँ। तो यार इससे थोड़ा टाइम बचेगा लिखने में और ज़्यादा वीडियो लंबी भी नहीं होगी। तो आप लोग कमेंट में फीडबैक ये ज़रूर देना कि लिख के मैं बताऊँ या फिर ऐसे पहले से नोट्स बना लो ताकि टाइम कम लगे और आपको समझा दूँ। दोनों चीज़ें हैं। अगर आपको लगे कि यार नहीं, लिख लिख के समझाना ज़्यादा बेटर रहेगा तो मैं भी वो भी ट्राई कर दूँगी, और नहीं तो ये भी, दोनों ही चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अब अपने टॉपिक पे आते हैं। ग्लाइकोलाइसिस हमने बोला क्या कि दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्लाइको प्लस लाइसिस। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है, या स्प्लिट हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पथवे के नाम से भी जानते हैं। अब ईएमपी पथवे के नाम से क्यों जानते हैं, तो असल में 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर ग्लाइकोलाइसिस पे वर्क किया था। इसकी जो भी इम्पोर्टेंस है, अनइम्पोर्टेंस है, अच्छा बुरा, सारी चीज़ें समाज के सामने इन्होंने पेश की थी। इसीलिए उन साइंटिस्ट के नाम पे ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पथवे के नाम से भी जाना जाता है। अब ईएमपी में कुछ नाम है, टर्म है, ये आपको याद होने चाहिए। ई से है एम्बेडेड, साइंटिस्ट का नाम, पूरा नाम है गॉस्टव एम्बेडेड, ठीक है। एम से है मेयरहॉफ, तो पूरा नाम है ऑटो मेयरहॉफ, ठीक है। और पी से है जे पैरसन, ठीक है। अगर आप ये स्टार्टिंग का लाइन नहीं भी याद करते हो, लेकिन आप ये याद रखते हो कि ई से एम्बेडेड, एम से मेयरहॉफ और पी से पैरसन, तब भी आपका काम चल जाएगा। बस नाम पता होना चाहिए कि हाँ भाई, ईएमपी पथवे हम बोल रहे हैं तो ईएमपी का क्या मतलब है, ठीक है। इतना चीज़ आई थिंक आपको क्लियर है। और जब भी मैं आप पे बोल रही हूँ तो उस टर्म को आप भी बोलिए। इस तरह क्या होगा ना कि बोलने से चीज़ें खुलती हैं, मतलब जुबान खुलता है। कहते हैं ना कि जब कठिन शब्द को बार बार बोलेंगे तो उसकी बोलने की हैबिट हो जाती है, तो अच्छे से हम बोल पाते हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये होता कहाँ पे। तो असल में जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, हमारी बॉडी, हम जानते हैं कि हम मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है। तो उसके एक सेल की बात कर लेता, वैसे हर एक सेल में ये काम होता है, लेकिन हम उसमें से एक सेल ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि जो सेल है, सेल में न्यूक्लियस होता है, गोल्जी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंड अदर लाइसोसोम्स हो गए, राइबोसोम्स हो गए, अदर ऑर्गेनल्स होते हैं। लेकिन जो सेल का मेन हिस्सा होता है, जो मेन अरीना होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है ना, ये काम होता है, मतलब एक तरह से कह दिया जाए कि जो ग्लाइकोलाइसिस की जो फैक्ट्री है वो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म में ही इसका सारा काम होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। वही बात है, बस एक बार इंग्लिश में मैंने बोल दी। और फिर उसके बाद सवाल ये आता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है ये क्या है। ये एरोबिक कंडीशंस में होती है या एनारोबिक कंडीशन में होती है। एरोबिक और एनारोबिक एक बार ध्यान से समझो। एरोबिक का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई काम हो रहा है, और एन एरोबिक, जहाँ पे यहाँ पे मैंने लिखा भी, एन मतलब होता है एब्सेंस, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन। जहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम हो रहा है ना, वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी को किसी वजह से ऑक्सीजन नहीं भी मिल पा तो थोड़े टाइम के लिए क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस के की हेल्प से हमें एनर्जी मिल सकती है। और ग्लाइकोलाइसिस असल में हम इसीलिए हमारी बॉडी में होती है ताकि हमारे बॉडी को एनर्जी मिल सके। अब ये डिपेंड करता है भाई कि कौन सा स्टेट हो उस टाइम, ठीक है, उस तरीके से। और एटीपी हम सभी जानते हैं कि एटीपी इज द करेंसी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, या सेल कह लो। तो अब इसके स्टेप्स की बात करते हैं। मैंने 2 कलर से लिखा है। एक काला पेन से जो लिखा है वो तुम्हारा एंजाइम है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसी रिएक्शन को करवाने के लिए या उसको स्पीड एक देने के लिए हमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और जो ब्लू पेन से मैंने लिखा है ना, वो हमारा
स्टेप्स हैं, मतलब कि टोटल ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो चलो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये है ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स, टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। अब अच्छा ये बताओ कि ग्लाइकोलाइसिस मैंने बोला था शुगर मतलब क्या, एक तरह से ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ले लो या फ्रक्टोज ले लो, अगर तुम यहाँ पर फ्रक्टोज लेते हो, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बस अल्फा और बीटा का यानी कि उनके OH ग्रुप का पोजीशन ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो अलग मतलब शो करते हैं। जैसे कि एक तरह से कह सकते हो कि हम जानते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप, अब देखो मैं लिख के एक बार बता देती हूँ उसको। जैसे कि यहाँ पे 2 ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप अगर लिखना हो, एल्डिहाइड ग्रुप अगर हमें लिखना है, तो जैसे कि यहाँ पे वैलेंसी को ध्यान, अभी चलो कोई बात नहीं, मैं उसको भी भर दूँ। जैसे ये कार्बन की एक चेन है, ठीक है, हम सभी जानते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो एक बॉन्ड इधर बना चुका है और 3 हाइड्रोजन इधर, तो टोटल 4 हो गए। यहाँ पर कार्बन एक बॉन्ड इधर बना चुका है, एक इधर बना चुका है, 2 हो गए टोटल। अब कितनी ज़रूरत है, 2 की, तो यहाँ पर क्या, मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बना दूँ, ठीक है। यहाँ पर भी 2 ही होंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर भी एक बॉन्ड बना हुआ है, एक यहाँ पर भी बॉन्ड बना, टोटल 2 बने हुए थे, 2 की जरूरत थी, तो 2 हाइड्रोजन अटैच कर दी। अब देखो, अगर किसी कार्बन चेन की टर्मिनल ग्रुप पे कार्बन के साथ O और H जुड़ा हो, तो ये हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड। कहाँ पर जुड़ा है, टर्मिनल पे, टर्मिनल पे। वो इस साइड भी जुड़ सकता है, इस साइड भी जुड़ सकता है, बस टर्मिनल पे जुड़ना चाहिए। तो अगर टर्मिनल पे COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, या फिर टर्मिनल ग्रुप पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, टर्मिनल ग्रुप पे जुड़ा है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। तो जो हमारा ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज में जो COH होता है वो टर्मिनल पे होता है, ठीक है, इसीलिए वो क्या होता है, एल्डो ग्रुप कहलाता है। अगर वही अगर मैं बात करूँ फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज क्या होता है, कीटो शुगर होता है। तो कीटो कैसे पहचानेंगे, अगर जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना होगा ना, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रही हूँ, तो फ्रक्टोज का जब स्ट्रक्चर बना होगा तो वो उसमें कीटो ग्रुप लगा होगा। कीटो ग्रुप का मतलब हम सभी जानते हैं कि कार्बन होगा, और कार्बन के ऊपर एक डबल बॉन्ड होगा, और इधर कोई अल्काइल ग्रुप होगी, या ये होगा, और दूसरी साइड भी क्या होगी, एक अल्काइल ग्रुप होगी। अब ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि हम जानते हैं, हम इसको डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से समझ लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा ताम झाम नहीं लगेगा, ठीक है। ये एक कार्बन है, हम सभी जानते हैं कि जो कार्बन है हम उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बॉन्ड होता है वो लाइनिंग से रिप्रेजेंट होता है, और हाइड्रोजन एज वेल नोन है, जानते हैं कि हाइड्रोजन लगेगा, तो उसको नहीं लिखते हैं। अगर ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर मैंने डबल बॉन्ड और O लगा दिया, तो ये हिस्सा क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा कीटो ग्रुप। अगर ये क्या होता है ना कि कार्बन्स के बीच में लगा होता है, ठीक है, टर्मिनल पे है, टर्मिनल पे है तो एल्डिहाइड ग्रुप या एल्डो ग्रुप कह लो, और बीच में लगा कार्बन के किसी भी, अगर मान के चलो कि यहाँ पे 4 कार्बन 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, यहाँ पर मैंने एक डबल बॉन्ड O लगा दिया, तो एज वेल एज ये समझने वाली बात है कि ये जो हिस्सा है ना, ये कीटो ग्रुप है, ठीक है, कीटो ग्रुप है, क्योंकि ये कार्बन चेन्स के बीच में आ रही है, समझ में आया। तो इसीलिए जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में जो COH होता है यानी एल्डो ग्रुप होता है, यानी कि वो टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा। और अगर हम फ्रक्टोज कह रहे हैं यानी कीटो ग्रुप कह रहे हैं, तो वो बीच में आएगा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है कि यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज अब चेंज हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी जो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और ये छठवां कार्बन। ये 6 कार्बन नहीं है, छठवां कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे मैं गोला भी कर देती हूँ। छठवें कार्बन पे क्या है, CH2OH है। अब यहाँ से H को टर्मिनेट कर देते हैं यानी हटा देते हैं, और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप आके लगा दिया हमने छठवें ग्रुप पे, तो क्या होगा, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा, और इसको 6 फॉस्फेट में चेंज करने के लिए हेक्सोकाइनेज नाम के एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देन उसके बाद अब ये
हम जानते हैं कि ग्लूकोज क्या होता है, फ्रक्टोज के आइसोमर होता है, यानी कि एक दूसरे में चेंज हो सकता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट लिख सकते हैं, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, याद रखना। एंजाइम्स क्या यूज कर रहे हैं, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज, ठीक है। देन उसके बाद हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। अब जो फ्रक्टोज के छठ, ये फॉर एग्जांपल 6 कार्बन का है, मतलब 6 कार्बन का एक ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज एक आइसोमर होता है फ्रक्टोज के। तो छठवें कार्बन पे तो फ्रक्टोज लगा हुआ है, सॉरी फॉस्फेट लगा हुआ है, उसके पहले कार्बन पे भी फॉस्फेट आके जुड़ जाता है। तो उससे क्या बन जाता है, हमारा फॉस्फेट 1,6 बिसफॉस्फेट बन जाता है, ठीक है। और इसको चेंज करने के लिए क्या बन जाता है, ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। किस लिए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को चेंज करने के लिए फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, ठीक है। देन उसके बाद आगे ना काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो 6 कार्बन की लड़ी चल रही थी, लाइंस चल रही थी, अब ये टूटने वाली हैं, ठीक है। अब ये 6 कार्बन से क्या हो रही है, टूटने वाली हैं, 3-3 कार्बन में होंगी और आगे चल के ये 3-3 कार्बन में ही रहेंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एंजाइम की हमें जरूरत पड़ेगी, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, क्योंकि हमें फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को अब तोड़ना है। तो ये किस में चेंज हो जाएंगी, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और ये कन्वर्ट हो सकता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। क्यों कन्वर्ट होता है, इसका भी एक रीजन है कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ना, ये एक तरह से राजा मॉलिक्यूल है, और राजा तो कभी भी जंग लड़ने जाता नहीं है, वो अपने सैनिकों को भेजता है, अपने मंत्रियों को भेजता है, अपने सेनापति को भेजता है। तो ये क्या करेगा, इसका जो मंत्री है, यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसको भेजेगा। अब कभी भी क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि क्या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आगे प्रोसेस में जाता है, तो यहाँ पे लिखना है नहीं, क्योंकि ये इनडायरेक्टली जाता है। कैसे जाता है, इनडायरेक्ट जाएगा। इनडायरेक्ट कैसे जाएगा भाई, तो इनडायरेक्ट अपना रूप चेंज कर लेगा, ठीक है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हो गया। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या होगा, आगे काम करेगा, ठीक है। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज नाम का एक एंजाइम चाहिए, ठीक है। ये क्या करता है, जो अब ये भी 3 कार्बन का, सब के सब 3 कार्बन के हैं, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड बिस फॉस्फेट है, तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट था, अब उसके पहले कार्बन पे भी फॉस्फेट ग्रुप आ गया, तो ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉट फॉस्फेट कहेंगे, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा कि अब ये जो कार्बन आके बैठा, फर्स्ट कार्बन तीसरे पे तो था ही, फर्स्ट पे भी आके बैठ गया, तो इसलिए बिसफॉस्फेट कहलाया। अब देन ये कहेंगे यार कि तुम बहुत दिन से आए हो हमारे यार, अब तुम अपने घर जाओ। अब ये जा रहे थे तो उसको ढकेल दिया, और उसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ी, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है। तो अब फिर से, अब जो ग्लिसरेट था वो तीसरे कार्बन पे आ गया, जो फॉस्फेट ग्रुप था वो ग्लिसरेट के इन 3 कार्बन के तीसरे ग्रुप पे जैसे कि था वैसे आ गया, क्योंकि हमने पहले को अब हटा दिया। अब क्या होगा ना कि अब कहेगा यार फॉस्फेट की, मैं तो तीसरे कार्बन पे, वो दूसरा पहले से खाली और पहला पहले से खाली है, तो अब मेरी मर्जी चलेगी, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पे घूम सकता हूँ। तो अब जो तीसरे नंबर पे बैठा हुआ फॉस्फेट था, वो अब क्या हो गया, दूसरे नंबर पे चला गया घूमने, ठीक है। तो अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बन गया, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, और इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ी, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की, ठीक है। तो तीसरे कार्बन पे फॉस्फो ग्रुप लगा था, ठीक है, अब वो दूसरे कार्बन पे चला गया, यानी दूसरे कार्बन पे अटैच्ड हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। एंड देन अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भाई ये है कि जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट था, अब वो किस में चेंज हो गया है, फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट में, ठीक है, फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट। और देन इसका सबसे लास्ट हिस्सा है कि भाई अब मतलब कि अपनी मंजिल मिल चुकी है, पायरुविक एसिड बन चुका है, अब एंड हो गया। अब ये एंड किसका है, एंड भाई ग्लाइकोलाइसिस स्टेप का है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस स्टेप का क्या है, ग्लाइकोलाइसिस स्टेप का अभी एंड हुआ। देन इसके बाद जस्ट पायरुविक एसिड्स के बाद हमारा क्या होता है, क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। क्योंकि वीडियो अभी अभी मुझे 2 चीज़ें बतानी है, वहाँ पे मैंने एक सवाल भी लिखा है। पहला सवाल ये है कि क्या मैं लिख लिख के समझाऊँ, या दूसरा सवाल है कि लिखा हुआ लेकर आओ, मतलब खुद नोट्स बना लो पहले, उसके बाद समझा दो। अभी आपको पहले जो मैं वीडियोस देती थी वो लिख लिख के बताती थी,
वो वीडियो और आज मैं लिखा हुआ लेकर आई थी, पहले से लिख के लेके आए थे, उसको समझाया। तो आप बताओ दोनों में से क्या प्रेफर करना चाहोगे, पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन? ये फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर देना, ठीक है। एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिसको ज़रूरत है भाई कि बीएससी में पढ़ रहा है और कोचिंग नहीं कर रहा है, तो उसको नोट्स भी मिल जाए और भाई उसका काम भी हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।